नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ सुश्री गौरव पंत शिवानी जी द्वारा रचित एक भावपूर्ण कहानी विप्रलभ था। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। बरेली का स्टेशन मध्य रात्रि के धुंधलके में डूबा था। रेलवे कर्मचारियों की सफेद वर्दी यदा कदा चमकती और फिर शांति छा जाती। शटल यहीं लगा है, डिब्बे में अंधेरा तो है मेम साहब, पर सामान लगा देता हूँ, आप आराम से सो जाइए। कुली ने मेरी स्वीकृति की प्रतीक्षा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी और सामान चुनकर लगा दिया। बिना बत्ती का वह अंधेरा कमरा मुझे किसी अर्वाचीन गुरुद्वार सा लगा। 1-2 घंटे की समस्या नहीं थी, रात भर अकेली उस अंधेरे कमरे में कैसे रहूंगी। फिर शटल में फर्स्ट का केवल एक ही डिब्बा रहता था। प्रायः ही दिल्ली की गाड़ी से आने वाले यात्री अपने रिजर्वेशन की संगीन घुसेड़ रात भर तपस्यारत योगियों के अमानवीय धैर्य से अंधेरे डिब्बे में बैठे निरीह यात्रियों को बड़ी निर्ममता से बाहर निकाल देते थे। मुझे इसका भी पूर्व अनुभव था। यही नहीं, इसी इकलौते डिब्बे के लिए मैं कई संभ्रांत यात्रियों को दीन याचक की भांति गिड़गिड़ाते भी देख चुकी हूँ। पर मुझे इसी गाड़ी से जाना था। इसी से पैसे देकर वाचाल कुली को विदा किया और नीचे की बर्थ पर लेट गई। मन ही मन मनाती जा रही थी कि कोई मुझसा ही सहयात्री जुट जाता तो निश्चिंत हो जाती। शायद विधाता को भी तरस आ गया और कोई 20 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि एक कुली हल्का सा सूटकेस लटकाए भीतर घुस आया। उसके पीछे पीछे रेशमी साड़ी की खसखस से मैं समझ गई कि प्रवेश करने वाली कोई महिला ही है। विदेशी सुगंध की तीव्र गंध से मेरे नथुने भर गए। और फिर शनल की सुगंध भी क्या छिपाई छिपती है। स्टेशन के उस पार लगे बिजली के खंभे की रोशनी भी एक घने पेड़ की छाया से एकदम ही ढक गई थी। अंधेरे में मैं कुछ भी नहीं देख पाई, पर फिर भी सहयात्रिणी की उपस्थिति से मन अचानक हल्का हो गया। आप भी काठगोदाम जा रही हैं क्या? उसने पूछा। जी हाँ, मैंने संक्षिप्त उत्तर देकर करवट बदल ली। कुली के साथ उस महिला के क्षणिक वार्तालाप ने ही मुझे चौकन्ना कर दिया था। जरा सा ही बढ़ावा देने पर वह मार्ग भर दिमाग चाट कर रख देगी, यह मैं समझ गई थी। क्यों भाई कुली, बरेली में पानी कब से नहीं बरसा? क्या दूसरी गाड़ी से आने वालों की कोई रिजर्वेशन स्लिप बाहर लटकी है? यहाँ कुछ खाने पीने को भी मिलेगा? कहते क्या हो, 12 बजे सब रिफ्रेशमेंट रूम बंद हो जाते हैं, तब तो मैं भूखी मर जाऊंगी। उसकी अनवरत बकर बकर से मेरा सिर दुखने लगा था। इस दुकेली से तो अकेली ही भली थी। कुली के जाते ही वह चप्पल उतारकर बर्थ पर पलथी मारकर बैठ गई और पंखा झलने लगी। गजब की गर्मी है। ये मुई बरसात की उमस तो मई जून से भी ज्यादा अखरती है। फिर आदत भी तो छूट गई है। उसने शायद जानबूझकर ही अंतिम वाक्य जोड़ा था, जिससे मेरी नारी सुलभ स्वाभाविक उत्सुकता पूछ बैठे, क्यों, भारत के किस उत्तुंग शैल शिखर पर वास है तुम्हारा? पर मैं चुप रही। किसे पड़ी थी जो कहती, आ बैल मुझे मार। अचानक टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में बिजली सी चमकी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। 3-4 सफेद वर्दीधारी टिकट चेकर खिड़की के कांच पर दस्तक दे रहे थे। मैंने कांच ऊपर सरका दिया। देखिए, आपने क्या रिजर्वेशन किया है? उनमें से एक ने पूछा। नहीं, मैंने डरते डरते कहा। जिस बात का भय था वही हुआ। अब निश्चय ही ये यमदूत हमसे उतर जाने को कहेंगे।
तब आपको यह डिब्बा खाली करना होगा। अभी दिल्ली की गाड़ी से वे यात्री आते होंगे जिन्होंने रिजर्वेशन किया है। वह धृष्ट कर्मचारी खिड़की का सहारा ले त्रिभंगी भंगिमा में खड़ा हो गया। आप लोग जा सकते हैं, मेरी सहयात्रिणी का रोबदार आदेश अंधेरे में गूंज उठा। कैसा आश्चर्य है कि स्वतंत्र भारत के अधिकांश नागरिक आज भी रोब डालने के लिए विदेशी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। मेरी हिंदी जो काम नहीं कर पाई थी वह उसकी ठसकेदार अंग्रेजी कर गई। जब आपके यात्री आएंगे हम देख लेंगे। और उसने लपक कर खिड़की का कांच चढ़ा दिया। कुछ क्षण शांति रही, पर फिर वही धृष्टता। कर्मचारी द्वार भड़बड़ाने लगा। आप लोग समझती क्यों नहीं? आपका क्या बिगड़ेगा? नौकरी तो हमारी जाएगी। अब मेरी साथिन क्रुद्ध शेरनी की भांति छलांग लगाकर द्वार खोलकर खड़ी हो गई। उस रणचंडी का रौद्र रूप देख चारों सकपका गए। बड़े शर्म की बात है, वह ऐसे शुद्ध उच्चारण का विदेशी बारूद उगलने लगी जैसे आकाशवाणी से मंजे उच्चारण में अंग्रेजी के समाचार पढ़ रही हो। आप लोग रेलवे के कर्मचारी हैं, पर इतना भी नहीं जानते कि फर्स्ट के यात्रियों की नींद में व्याघात डालने का आप लोगों को कोई अधिकार नहीं है। आप लोग नहीं गए तो शायद आपकी नौकरी आने वाले यात्री नहीं, यहाँ बैठने वाले यात्री ही ले लेंगे। जब आपसे कह दिया है कि किसी यात्री का रिजर्वेशन हुआ तो हम पल भर में डिब्बा खाली कर देंगे, समझे? और चारों दुम दबाकर हवा हो गए। वह अंग्रेजी की चुनी गालियां देती मेरे पार्श्व के बर्थ पर लंबी हो गई। सोच रहे थे कुछ पान सिगरेट की सामग्री जुड़ जाएगी। यहाँ घास नहीं छीली है, वह कहती जा रही थी। क्या पहाड़ घूमने जा रही हैं? उसने एक सिगरेट सुलगाकर मुझसे पूछा। लाइटर के क्षणिक प्रकाश में मुझे कट झबरे बालों से ढका एक गोरा गाल ही दिख पाया। अब तक उसका मुझ पर यथेष्ट रोब पड़ चुका था। जी नहीं, मैंने कहा, मैं वहीं रहती हूँ। वाह, बड़ी भाग्यशालिनी हो। हमें तो अब उस स्वर्गादपि गरीयसी जन्मभूमि के दर्शन भी दुर्लभ हो गए हैं। आज 24 साल बाद पहाड़ जा रही हूँ। अरे, तो क्या आप पहाड़ी हैं? मेरी उत्सुकता अब कुछ कुछ बढ़ गई थी। दूसरी बर्थ से कोई उत्तर नहीं आया। अंधेरे में नन्हे हीरे जड़ी घड़ी की क्षणिक झलक सी लगी। मुझे लगा पार्श्वशायिनी महिला ने घड़ी वाले हाथ को माथे पर धर लिया है और जन्मभूमि की स्मृतियों के सागर में डूबने उतरने लगी है। सहसा एक दीर्घ श्वास मेरे गालों को छू गया। हाँ, हूं तो पहाड़ी, पर सूरत से नहीं लगती। वैसे इस मुए अंधेरे में तुम्हें मेरी सूरत दिखी ही कहाँ होगी? बत्ती आने पर देखना। सब कहते हैं एंग्लो इंडियन लगती हूँ। मेरी नानी नाहन की थी, और तुम भी पहाड़ की हो तो इतना तो जानती ही होगी कि नाहन की अधिकांश महिलाएं एंग्लो इंडियन ही लगती हैं। गोरा दूधिया रंग और नीली आंखें। मेरा माथा ठनका। कोई कितने भी अंधकार में डूबा क्यों ना हो, बिना देखे भी एक सामान्य से सूत्र का सिरा पकड़ते ही वर्षों का विस्मित चेहरा पकड़ में आ जाता है। चीनी पहचानी सुगंध, हंसी की खनक या कोई परिचित सा वाक्य। मेरे हाथ में परिचय का सूत्र आ गया था। मेरी ननिहाल नाहन में है। देखती नहीं, इसी से एंग्लो इंडियन लगती हूँ। गोरा दूधिया रंग और नीली आंखें। जिसने 24 वर्ष पूर्व यह गर्वपूर्ण घोषणा की थी, वही उस अंधेरे को चीरकर मेरे सम्मुख खड़ी हो गई। वर्षों पूर्व बिछड़ी अपनी इस सखी को बाहों में बांध लूं या बत्ती आने की प्रतीक्षा करूं? तो क्यों 24 वर्षों में आप एक बार भी पहाड़ नहीं गई? मैंने धड़कते कलेजे को थाम कर पूछा। नहीं, सच पूछिए तो इतनी दूर से जा भी नहीं सकती थी। वैसे चाहने पर मनुष्य तो 7 समुद्र भी लांघ लेता है। मैं एक लंबे अरसे से विदेश में रही। पहले विमान परिचारिका थी, अब उम्र बढ़ गई है और परिमार्जित रुचि के
आकाश विहारी यात्रियों के स्तर का विमान अधिकारी बहुत ध्यान रखते हैं। इसी से अब रिसेप्शनिस्ट हूँ। 7 मामाओं में से 1 बचे हैं। इधर अल्मोड़ा में उन्हीं की छोटी पुत्री के विवाह में जा रही हूँ। अपने संदेह की पुष्टि का सबसे बड़ा सबूत पाकर मैं व्याकुल हो उठी। उसी विवाह में तो मैं भी जा रही थी। उसकी छोटी मामी मेरी मौसी थी। निम्मी ही है यह सुंदरी निर्मला। देखा ना आपने, वह शायद फिर बैठ गई। गाड़ी छूटने में 5 मिनट है। अब हमें कोई नहीं निकाल सकता। दिल्ली की गाड़ी के यात्री आए न कद्दू। मुझे एकदम ही मूर्ख समझ लिया था। अब ठाठ से रात भर पैर फैलाकर सोएंगे। मैं अंधेरे में मुंह छिपाकर हंस ली। 24 वर्षों से अनकही बातें क्या एक ही रात के सफर में पूरी हो पाएंगी? ठाठ से रात भर पैर फैलाकर क्या सो सकोगी मेरी निम्मी? मैंने मन ही मन कहा। गाड़ी में झटका लगा और उसी झटके के साथ डिब्बा बिजली से जगमगा उठा। आकस्मिक प्रकाश से हम दोनों सकपकाकर उठ बैठी। वह आंखों को मलती उठ रही थी और मैंने ही उसे पहले देख लिया और आश्चर्य से स्तब्ध हो गई। कटे बालों के अतिरिक्त उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ था। शरीर की किसी भी लुभावनी रेखा पर तोला भर मांस की परत नहीं पड़ी थी। अब उसकी बारी थी। वह हंसकर मेरी ओर मुड़ी। नहीं लगती हूं ना पहाड़ी? उसने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि मुझे पहचान लिया। कूदकर वह मुझसे लिपट गई। गाड़ी स्टेशन छोड़ रही थी। जिन कर्मचारियों को उसने लताड़ा था वे खिसियाए से प्लेटफॉर्म पर खड़े चलती गाड़ी को देख रहे थे। निम्मी की बाहों में मुझे देखकर उनमें से एक ने न जाने क्या कहा और एक अश्लील ठहाका भागती गाड़ी का पीछा करने लगा। मैंने एक खिड़की का कांच चढ़ा लिया। बहुत पहले उसे ऐसे ही एक अश्लील ठहाके से बचाने के लिए मैंने खिड़की के कांच का जिरह बख्तर चढ़ाया था। तब भी हम दोनों अकेली बोर्डिंग से घर लौट रही थी। ललमुहे गोरों की रंगीन भीड़ ने इस अपूर्व सुंदरी को देखने अगल बगल के डिब्बे से अपनी पूरी फौजी टुकड़ी को न्योत दिया था। हे क्लियोपेट्रा, हे मुगल क्वीन आदि प्रशंसा के पुष्पगुच्छ हवा में उछलने लगे थे। बड़ी कठिनता से जनाने डिब्बे की किलेबंदी से बंदिनी बन एक परिचित वयस्क गार्ड के संरक्षण में एक प्रकार से लुक छुप कर ही हम काठगोदाम पहुंचे। वहां भी सैनिटोरियम की एक रोबदार आयरिश डॉक्टरनी का साथ जुट गया। नहीं तो साथ चल रही फौजी बस के यात्री शायद फिर कुछ उत्पात मचाते। बुढ़िया ने उतरकर उनके कमांडर से कुछ कहा और फिर मार्ग भर किसी ने चूं भी नहीं की थी। आखिर क्या कहा आपने? निम्मी ने ही पूछा था। मैंने कहा, यह उनका बड़ा अन ब्रिटिश व्यवहार है। बस मरकट मुखी वानर सेना के आत्मगौरव को बुढ़िया के एक ही वाक्य ने जागृत कर दिया। क्या आज ऐसा ही एक वाक्य भारत की अनुशासन प्रियता को भी बांध सकता है? निम्मी, कौन सी अमर बूटी खाती रही है तू? कुछ तो मोटी हुई होती। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस जबान को कड़ी लगाम से कसती रही हूं। याद है ना, आलू छोड़ दिए थे। अब भी मजाल है जो कभी एक चिप्स भी होठों से लगी हो। वह बड़े गर्व से अपनी सुडौल टांगे हिलाने लगी। वर्षों पूर्व निम्मी आलुओं के लिए कहीं से एक विदेशी उक्ति सुनाई थी। ऑन योर फेस फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, ऑन योर हिप्स फॉर एवर। बस उसी दिन से आलू छोड़ दिए। मक्खन, घी, मिठाई, चावल सबसे बैर मोल लेकर ही वह चिरंतन यौवन का वरदान पा सकी थी। मेरी मौसी कभी कभी अपनी मुंह लगी भांजी को छेड़ देती। शादी होगी तो क्या करेगी? इस कमर से तो चूहे का बच्चा भी नहीं छिड़केगा। तुम अपनी ही कमर में हाथी पालना मामी, वह मुंहजोर कहती। गजगामिनी मामी की कमर में सचमुच किसी हाथी का बच्चा समा भी सकता था। प्रौढ़ावस्था के साथ साथ शायद ही कोई भारतीय नारी अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य की पोटली सहेज कर रख पाती है।
पर निम्मी तो अपने 42वें वर्ष में अभी भी छूने से मैली हो रही थी। इसी तन्वी मंदोदरी को अपनी तूलिका के रंगों में सदा के लिए अमर करने की याचना करने कड़ार देवी की घाटी का विदेशी चित्रकार निम्मी के पिता के सम्मुख प्रायः घुटने ही टेककर गिड़गिड़ाने लगा था। केवल उसकी अपूर्व लावण्यमयी देह वल्लरी का ही चित्र बनाएगा वह, चेहरे की प्रतिकृति आंकने का नाम भी नहीं लेगा। उस दिन उस कला मर्मज्ञ को अनुमति मिली होती तो निम्मी का वह चित्र मध्ययुगीन अनुपम कलाकृति शाल मंजिका से होड़ ले सकता था। पर राय साहब कुछ बातों में एकदम ही लकीर के फकीर थे। वैसे उनका कहना भी ठीक था। निम्मी की सगाई हो चुकी थी। उसके भावी श्वसुर अपने क्रोधी स्वभाव और सनातनी परंपरा के लिए प्रसिद्ध थे। 4.25 बालों के बीच ध्वजा सी शिखा लहराते, फूले नथने और चौड़े कंधे वाले निम्मी के भावी श्वसुर दुर्गादत्त जी मुझे सदा पूंछ उठाए सीन घुसेड़ने को तत्पर क्रोधी सांड से ही लगते थे। आज शायद दुर्गादत्त जी जीवित होते तो कुमाऊं की क्या, स्वयं अपने परिवार की प्रगति देखकर ही आंखें फोड़ लेते। कुछ ही दिन पूर्व उनकी एक पोती ने किसी वैश्य पुत्र के गले में जयमाला डाली थी। मंझला पुत्र विदेश यात्रा से एक 6.5 फीट की लाल मुही मेम का तोहफा ले आया था। जिस चौके को 3 बार लीप पोतकर हंडिया चढ़ती थी, उसको तोड़ फोड़ कर अब खड़ा सीमेंट का चूल्हा बन गया था। पर यह सब देखने के पूर्व ही विधाता ने दुर्गादत्त जी को उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण करवा दिया था। उन्हीं के जीवन काल में उनके सबसे बड़े पुत्र से निम्मी की सगाई हुई थी। निम्मी के पिता का ओहदा भी ऊंचा था और खानदान भी। अंग्रेज नंदनों को गोदी में खिला खिलाकर उन्होंने राय साहबी का खिताब पाया था। कई लाट कमिश्नरों से उनका संबंध था। अंग्रेजी अदब कायदे की घुट्टी में पिलाकर उन्होंने अपनी मातृहीन पुत्री को बड़े लाड़ दुलार से पाला था। तब तक पहाड़ में सगाइयों का रिवाज नहीं चला था। विवाह के ही दिन प्रातःकाल टीका चढ़ाकर संध्या फेरे पड़ जाते। पर राय साहब ने बड़ी जिद से भावी समधी को विवश कर दिया था। विवाह का अभी 1 वर्ष तक कोई प्रश्न ही नहीं उठता था, क्योंकि मेधावी लड़का पढ़ रहा था। इसी से सगाई की सील मुहर लगाना उनके लिए अनिवार्य हो गया था। स्वयं उन्हीं की 3-4 भतीजियां विवाह योग्य हो गई थीं। कब कौन उनके मुंह का ग्रास छीन ले, क्या पता। वैसे स्वयं वे लंबी सगाई के पक्ष में नहीं थे। जहां तक होगा अगले ही वर्ष हम तेरी शादी से छुट्टी पा लेंगे, वे हंसकर निम्मी से कहते। निम्मी की सगाई के दिन ही हम दोनों ने पहली बार उसके भावी दूल्हे को देखा था। निम्मी के पिता ने अपने असंख्य विदेशी मित्रों को उस दिन न्योत दिया। सुनहरे अक्षरों में छपे कार्ड में पूरा कार्यक्रम छपा था। रामपुर से एक सुंदर बाई जी को भी इसी जलसे के लिए मोटी रकम देकर बुलाया गया। कान पर हाथ धरकर टप्पे अलापती बाई जी एक बार गांव तकिया लगाए दुर्गादत्त जी की ओर भी घातक कटाक्ष का वार कर बैठी थी और उन्होंने नाक पर रुमाल रखकर आंखें बंद कर ली थीं। अपने अरसिक श्वसुर के प्रति उसका काव्य निवेदन व्यर्थ जाते देख निम्मी ने मुंह में आंचल ठूस लिया था। गोल कमरे की सज्जा ही उस दिन निराली थी। मेज पर सजा विराट केक, नाना प्रकार के मेवे मिष्ठान्न, छत से लटकते झाड़ फानुस की जगमगाती रोशनी में चमकते विदेशी जोड़े, होठों का रंग, आलपा के गाउन की खसर खसर, मीठी खुशबू, सभ्य ठहाके और शैंपेन की चौड़ी कटी की बोतलों में डूबती उतराती सुनहरी रुपहली गोलियां। हम दोनों निम्मी की 7 मामियां और नानी एक दूसरे पर गिरती पड़ती बारी बारी से एक छोटे से छिद्र से देखती। मुझे भी देखने दो री छोकरियों, कह निम्मी की शौकीन नानी अपनी एक कानी आंख को हाथ से ढांप
दूसरी मोतियाबिंद से धुंधली आंख को द्वार के उस छिद्र पर टिका देती जिससे उन्होंने उस ब्रजभूमि में गोपियों की ऐसी कई रासलीलाएं देखी थी। निम्मी का भावी दूल्हा सुरेश कई मेमों से घिरा लाज से सिर झुकाए चुपचाप बैठा था। लड़का वास्तव में नम्र, सुशील और सुदर्शन था। उसी ने किसी विवाह में निम्मी को देखकर पसंद कर लिया था और फिर उसकी चाची ही आकर रिश्ता मांग गई थी। दुर्गा दत्त जी ने उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध भी किया था, पर जिद्दी पुत्र को वे जानते थे। उन दिनों कैसा ही प्रगतिशील परिवार क्यों ना हो, पहाड़ में दामाद का विवाह से पूर्व ससुराल आना अनहोनी घटना थी। पर राय साहब हाईकोर्ट खुलते ही प्रयाग चले गए तो एक दिन उनका दामाद भी अपने बोर्डिंग से आ टपका। फिर तो धीरे धीरे वह हर इतवार को आने लगा। राय साहब को भी उसके आने में कोई आपत्ति नहीं रही। 8 महीने बाद तो वह उनका दामाद बन ही रहा था। फिर पहाड़ में होते तो शायद समाज का भय रहता। अच्छा है मैं ननिहाल में नहीं हूँ, निम्मी ने मुझे लिखा था। वहां होती तो क्या 7 मामियों की 14 आंखों को छल पाती। वैसे तो उसकी नानी की पौनी आंख की अकेली सर्च लाइट ही उसकी कोर्टशिप को ठप कर देती। सुरेश को दूर से देखने पर अपनी भावी पत्नी जितनी सुंदरी लगी थी, निकट आने पर उससे कहीं अधिक लुभावनी लगी। पर मुझे उसके लिए बड़ी चिंता थी। अपने नए भावी रिश्ते की उपस्थिति में वह कुछ नरम भली ही पड़ी हो। कुत्ते की पूंछ को क्या विधाता भी सीधी कर पाता है। मुझे वह प्रायः ही अपने तीखे स्वभाव की विस्फोटकारी दुर्घटनाएं सुनाती रहती। आज हरामखोर विहान को मैंने सुरेश के सामने ही ऐसी झाड़ पिलाई कि सुरेश भी सहम गया। आज मैंने नत्थू की पूरी धुलाई काट ली। कहता था डैडी की कमीज गधा चढ़ गया। मुझे निम्मी की अल्प बुद्धि पर तरस आता। विवाह की पूर्व ही शांत भीरू स्वभाव के भावी सहचर को ऐसे सहमाना क्या उचित था। यह ठीक था कि वह ऐसी ऊंची दुकान पर सजी मिष्ठान का थाल थी जिसके बिक जाने पर लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। पर फिर भी भला कोई दुकानदार क्या स्वयं ही ग्राहक को उलट पुलट कर अपने माल का दुर्बल पक्ष दिखाता है। कहीं ग्राहक बिना खरीदे ही लौट गया तब। पर इस तब की निम्मी को कोई चिंता नहीं थी। उसे तो शिकायत थी अपने भावी वर की चुप्पी और सगाई की लंबी अवधि से। पढ़ाई क्या शादी के बाद नहीं हो सकती, वह प्रायः सुरेश से पूछ बैठती। उसके इसी अधीर प्रश्न के उत्तर में ही शायद सुरेश उसे एक नीलम की चौकोर अंगूठी लाकर पहना गया था। आज भी वही अंगूठी उसी उंगली को अपने सूक्ष्म घेरे में बांध हथकड़ी सी बनी ज्यों की त्यों धरी है। न नीलम घिसा है न पहनने वाली स्वामिनी। तब क्या अभी भी वह सुरेश को नहीं भूल पाई है। अंगूठी पहनाने के बाद ही छुट्टियां आ गई और सुरेश बड़े उत्साह से पहाड़ चला गया। विवाह का केवल 1 महीना रह गया था। इधर न जाने क्या सोचकर राय साहब ने दोनों के मिलने पर रोक लगा दी थी। अब वे स्वयं पहाड़ जा रहे थे और वहां दोनों का मिलन ठीक नहीं था। पहाड़ पहुंचते ही विवाह की तैयारियां आरंभ हो गई। कहीं सुरेश की 20 ताई चाचियों के कपड़ों के जोड़ों पर चिट चिपकाए जा रहे थे, कहीं गेहूं और तिल के पर्वताकार स्तूपों को बीनने मोहल्ले टीले की महिलाओं की चीटी की सी कतार चली आ रही थी। चाय और फलाहारी नाश्ते के साथ कई जोड़ा हाथ क्रियाशीलता का नाटक रच रहे थे, जिसमें हाथ कम और जबान ही अधिक चल रही थी। अनाज के कंकड़ ज्यों के त्यों धरे रहते, पर समाज का कूड़ा करकट खूब बीना फटका जाता। सुना बहन तुमने, अंधेर हो गया। आज तक मुसलियों की छोकरी तो पहाड़ी नहीं लाए थे, और फला का लड़का जो बनिए की बेटी ब्याह लाया है उससे तो मुसलटी भली। आज तक सास 4 धाम कर आई है,
अब नई बहू मदीना घुमा लाएगी। रसिक प्रिया रघुदा की बहू अपने इस बेजोड़ मजाक से सबको लोट-पोट कर देती। अरे बड़ी हरामिन है तू रघुआ की दुल्हन, मरी के दिमाग में न जाने कहां से ऐसी बातें आती हैं। इसी रसिकता की रसवंती फुहारों के बीच गृह स्वामिनी कुंडे का दानेदार दही मंगवाती और देखते ही देखते भुने भांगे के नमक, शहद और दही के साथ कांचन सन्निभ पहाड़ी नींबू मिला अनोखे रंग और अद्वितीय स्वाद के देवताओं के खाने योग्य खाद्य पदार्थ की सृष्टि हो जाती। कूदकर हम दोनों भी पहुंच जाती और तिमिल की चौड़ी पत्तियों में एक एक अमृत स्वरूपी फांक का प्रसाद पूरी महिला गोष्ठी में वितरित किया जाता। हंसी खुशी के बीच उत्तरायण का सूर्य नित्य के अंधेरे से डूबने को चेतावनी दे बैठता तो हड़बड़ी में विवाह की तैयारी की हाट समेट ली जाती। आज सोच रही हूँ, बहुत अच्छा किया निम्मी जो तू पहाड़ नहीं आई। प्रांगण अब भी वही है, पर अब वह पत्ते पर फांक धरकर बांटने वाली पीढ़ी चुक गई है। सना नींबू खाने पास पड़ोस तो दूर, अब शायद घर के ही सदस्यों को कोई नहीं न्योतता। सम्मिलित परिवारों के खोखले घरौंदे कब के ढह चुके हैं और जो एक आधे नए युग के भूकंप के गहरे धक्के को सहकर भी खड़े रह पाए हैं, उनमें न जाने कितने बंदी शाहजहां अश्रुपूरित नयनों से अपनी गृहस्थी के उजड़ते ताजमहल को विवशता से हाथ बांधे देख रहे हैं। उन्हीं के सुखी परिवार में जहां तिल का एक एक दाना भी बांट कर खाया जाता था, वैमनस्य की चिंगारी ने भाई भाई को खून का प्यासा बना दिया है। आज घर घर में दारा, मुराद और औरंगजेब है निम्मी। उत्तरायण का सूर्य अब भी उसी अंधेरे से डूबने की चेतावनी देता है, पर उसकी चुनौती को स्वीकारने बिजली की जगमगाती बत्तियां हैं। लड़कियां स्वच्छंद होकर बाजार में सिर उघाड़े घूम सकती हैं। आज उन्हें हमारी भांति टोकने वाला कोई नहीं है। युग पुरुष ने करवट ले ली है। जिस अल्मोड़ा के बचपन के चेहरे की दूधियां चिकनाहट देख चुकी थी, उसके प्रौढ़ चेहरे पर अनुभव की झुर्रियां देखना क्या निम्मी को अच्छा लगता? 24 वर्ष पूर्व का सरल धोती का कछौटा कसा भोला कृषक पुत्र अल्मोड़ा आज कोट पैंट धारी सुशिक्षित संसारी प्रौढ़ हो चला है। आज उसी भोले शिशु की स्मृति मुझे विह्वल कर रही है। निम्मी के विवाह के 8 दिन पूर्व ही मौसी ने मुझे बड़े आग्रह से रहने को बुला लिया था, पर ठीक 4 दिन पहले जब चौड़ी पापड़ सी पहाड़ी पूड़ियों को रोली के स्वस्तिक से संवार धूप में सुखाया जा रहा था और नाना मंगल गीतों के बीच पीछे फुलवर से लेस लगे पिछौड़ों पर रुपया कपड़े में लपेट गुलेनारी रंग के ठप्पे धरे जा रहे थे, राय साहब भागते भागते आ गए। फौरन काम रोक दो, वर के ताऊ को दिल का दौरा पड़ गया है और चल बसे हैं। अब समधियाने के सूतक में विवाह की बात कैसे उठ सकती है? निम्मी अपने कमरे में बड़ी देर तक रोती रही थी। दुर्गा दत्त जी का सम्मिलित परिवार अपने आदर्श प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। फिर सबसे बड़े भाई की मृत्यु होने पर पुत्र का मौर किस दुस्साहस से संवारते। उन्होंने कहलवा भेजा कि वे पूरे 1 वर्ष तक सहोदर की मृत्यु का मातम मनाएंगे। राम राम कर 1 वर्ष भी कटा। इस बीच न जाने क्या सोचकर राय साहब पुत्री को ननिहाल ही छोड़ गए। लुक छिपकर मेरे ही पते पर चिट्ठियां चलती थीं और उसी अटके पत्र व्यवहारों को देखकर मेरा माथा ठनका। पहले नित्य चौथे दिन सुरेश का मोटा लिफाफा आता, फिर कलेवर क्षीण पड़ने लगा और कभी कभी तो 2-3 सप्ताह बीतने पर भी पत्र नहीं आता और निम्मी का सूखा चेहरा देखकर मुझे बड़ा तरस आता। मैं उसे दिलासा देने की भरसक चेष्टा करती। सब्र का फल मीठा होता है निम्मी। मैंने एक दिन हंसकर उसे समझाया तो वो मुझ ही पर फैल गई। जी हाँ, और सब्र का मीठा फल पेड़ ही पर लटका रहे
तो क्या कभी सड़ नहीं सकता? जिस रेट से बैरी दुर्गा दत्त जी के पांडव भाई एक एक कर अच्छा खासा दिल धड़का धड़का कर स्वर्ग सिधार रहे थे, मुझे उसकी सगाई का भविष्य अंधकारमय लगने लगा था। दूसरे ही वर्ष उसके मंझले चचिया ससुर चल बसे और विवाह फिर 1 वर्ष के लिए टल गया। छठे महीने उसके तीसरे ससुर की आंतें घर की पुरानी गाय ने सींग मारकर आंगन में फैला दी। अब तो राय साहब के धैर्य का सिंहासन भी डगमगा गया। निम्मी का एक लंबा खर्रा मेरे पास आ गया। लगता है मेरे श्वसुर कुल को मुर्गियों वाली रानीखेत डिजीज लग गई है, कौमार्य व्रत ही धारण करना होगा। बेचारी निम्मी। तीसरे वर्ष स्वयं दुर्गा दत्त जी के 50 वर्ष पुराने दमा ने बिना किसी पूर्व सूचना के ही उनका दम उखाड़ लिया तो बाप बेटी दोनों ने हथियार डाल दिए। जिस पुत्र के मुंडे सिर पर बाप की क्रिया का छोहा बंधा था, उस पर मोर बांधने की आशा दुराशा मात्र थी। पुत्री को लेकर राय साहब बहुत पहले बाप दादों की खरीदी हुई जमीन की देखभाल करने नेपाल चले गए। जब विवाह की घड़ी आएगी तो विधाता भी नहीं टाल पाएगा। उन्होंने रोती पुत्री को मेरे ही सामने समझाया था, पर पुत्री जान गई थी कि वह घड़ी अब कभी नहीं आ सकती। न जाने किस दैवी शक्ति ने उसे भावी संकट के लिए प्रस्तुत कर दिया था। सुरेश की पहली नियुक्ति बिहार में हो गई थी। 3 अदद विधवा ताई चाचियों को लेकर वह अपनी नई डिप्टी कलेक्टरी संभालने चला गया और भावी सुनहरे भविष्य की रूपरेखा संजोकर एक 7 पृष्ठ का पत्र निम्मी को मेरे पते पर भेज गया। पत्र क्या था, पूरा महाकाव्य था। निम्मी उसी दिन नेपाल जा रही थी। उसने पत्र पढ़ते ही मेरे सामने धज्जियों में बिखेर दिया। बनता है नालायक, चाहता तो क्या मुझे ब्याह कर नहीं ले जा सकता था? कैसा बचपना करती है निम्मी, मैंने कहा। वह बेचारा क्या 3 बूढ़ों को अमृत पिलाकर बचा लेता? कौन कहता है बचाने को, पर हर बूढ़े के मरने पर इस स्ट्रेट मॉर्निंग की भला क्या जरूरत थी? और वह नेपाल चली गई। दूसरे वर्ष पूरा पर्वतीय समाज कलेजा थामकर दुर्गा दत्त जी के परिवार में किसी अशुभ घटना की प्रतीक्षा करता रहा, पर उस वर्ष उस घर में कोई अर्थी नहीं निकली। इस बीच निम्मी की अल्प बुद्धि ने स्वयं ही अपने सौभाग्य की अर्थी निकाल दी। विवाह की तिथि निश्चित करने सुरेश ने नम्रतापूर्ण पत्र लिखा तो निम्मी का उत्तर आया, अब के अपने घर भर के बड़े बूढ़ों की डॉक्टरी जांच करा लेना, तब तिथि निश्चित करना। कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुहूर्त टल जाए। बस इसी पत्र से सुरेश भड़क गया। वैसे शायद उसका भड़कना भी उचित था। इस लंबे अरसे में वह समझ गया था कि उसकी तटस्थता एवं औदात्य को समझने की शक्ति उसकी रूप गर्विता भावी पत्नी में नहीं है। उसका आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता प्रेमी व्यक्तित्व एक न एक दिन अवश्य ही उसकी अनुशासित दलीलों की अवहेलना कर विद्रोह कर बैठेगा, और वह दिन सुरेश के लिए बड़े सुख का नहीं रहेगा। क्यों ना तनिक साहस से दुखती दाढ़ को एक ही झटके में उखाड़कर चैन की सांस ले ली जाए। उसने यही किया भी। अपने चाचा से कह दिया, वह गांव की अनपढ़ कन्या भले ही ले आए, पर अब उस घमंडी लड़की से रिश्ता नहीं करेगा जिसने उसके मृत गुरुजनों का अपमान किया। सगाई टूट गई। मैंने उस वैभव मदमत्त रूप गर्विता को 3-4 पत्र भी लिखे, पर कोई उत्तर नहीं आया। स्पष्ट था कि वह अपने जीवन में झंझावात की भांति आ गए प्रेमी की स्मृति का एक एक चिन्ह मिटा देना चाहती थी, और मैं ही तो उस प्रणय काल का प्रमुख स्मृति स्तंभ थी। सुनने में आता रहता कि राय साहब ने नेपाल में लाखों रुपया पैदा कर लिया था, और शायद उसी भौतिक स्मृति का घातक विष पिता पुत्री के पूरे शरीर में फैल गया। अत्यधिक मद्यपान से पिता की हृदय गति सहसा बंद हो गई तो निम्मी भी सब बेच बाच कर विदेश चली गई।
उसका यही अंतिम समाचार मुझे मिला था। और आज इतने वर्षों बाद वह मुझे अचानक मिल गई। हर स्टेशन के आते ही वह उचक कर खिड़की से झांकने लगती। वही परिचित स्टेशन। पहाड़ निकट आने पर छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पर वैसे ही सरल पहाड़ी चेहरे देखती वह उत्तेजित हुई जा रही थी। लाल कुएं के स्टेशन पर मस्त बैलों की भांति 2 इंजन गाड़ी को ठेलने बढ़ आए तो वह बच्ची सी किलक उठी। अरे कुछ भी तो नहीं बदला, अभी भी 2 ही इंजन गाड़ी को काठगोदाम तक ठेलते हैं। तुम भूल रही हो निम्मी, मैं बोली। अब उन 2 इंजनों को स्वतंत्र भारत ठेलता है। लाख ठेले, उसने बड़ी उपेक्षा से अपनी सुंदर नाक से कोड़ी। किसी सुरक्षित ऐतिहासिक इमारत में अकड़ी खड़ी संगमरमरी मीनार सी उसकी सुकुमार नासिका अभी भी उतनी ही आकर्षक थी। सब सुनती रहती हूँ विदेश में। अब यही की बात है, परसों कलकत्ता से एक बर्थ के रिजर्वेशन के लिए 10 का नोट थमाया, तब जाकर कहीं मिला। गाड़ी हल्द्वानी छोड़ रही थी। अचानक मुखरा निम्मी चुप हो गई। मैं उसके मुग्ध चेहरे को देख रही थी। प्रकृति के आंचल में तराई के अनोखे बेल बूटे उतरने लगे थे। सूखी नदी के क्षीण कलेवन में बहते शहतीर, आसपास पड़े गोल चिकने पत्थरों के स्तूपाकार गट्ठर, नारंगी फलों की सुपरिचित झाड़ियां, लकड़ी के धुएं से काले अर्वाचीन मकानों के कंकालों के बीच उभरे सीमेंट के 2 मंजिले चमचमाते मकान। न जाने कितनी स्मृतियां अभागिनी को विह्वल कर रही थी। एक रहस्य केवल मुझे तक सीमित था। एक बार किसी रिश्तेदारी के विवाह से निम्मी अकेली लौट रही थी। सुरेश उन दिनों अपनी ननिहाल हल्द्वानी आया था। वह भी स्टेशन पहुंच गया और वहीं से टिकट लेकर निम्मी के साथ काठगोदाम। सौभाग्य से रिक्त उस फर्स्ट क्लास में दोनों की सरस यात्रा के सजीव वर्णन से भरा निम्मी का लंबा पत्र शायद अभी भी मेरे पास पड़ा होगा। क्या आज उसी मीठी स्मृति का विषधर उसे अपने घातक डंक से डस निश्चेष्ट कर रहा था? मेरी उपस्थिति को भी भूल वह खिड़की पर सिर टिकाए मंथर गति से रेंगती गाड़ी के औदारे से एक एक पेड़ पत्ते को आंखों ही आंखों में पी रही थी। अचानक मेरी तीखी दृष्टि का चाबुक उसकी गर्दन पर लगा। वह हंसकर मेरी ओर मुड़ गई। क्या देख रही है ऐसे? क्या बहुत अधेड़ लग रही हूं? मैं खिसिया गई। नहीं निम्मी, वही तो नहीं लग रही है, जलन हो रही है तुझे देखकर। पगली कहीं की। उसका स्वर भावना के गहवर में डूब गया। तेरा क्या, लड़कियों का विवाह पक्का हो गया है, पति है, सुखी गृहस्थी है, और मेरा तो माई फेस इज माई फॉर्च्यून। मैं चौंकी। कहीं संसार की प्राचीनतम मीना बाजार में अपने रूप से हाट की उजड़ती दुकान का तो उल्लेख नहीं कर रही थी। पर आंखें पोंछकर वह हंसती और उस उज्जवल निर्मल हास्य ने मेरी दुश्चिंता धो पोंछकर बहा दी। मेरी अपनी यह धारणा है कि कलुष और पाप की छाया किसी भी नारी या पुरुष के चेहरे को रंजित किए बिना नहीं छोड़ती। चंदन या रोली की पावन बिंदुली राम नामी दुपट्टे ओढ़े व्रत अनुष्ठान के व्यूह के बीच लौह स्तंभ से खड़े बगुला भक्तों की दाढ़ी के तिनके तनिक चेष्टा करने पर ही बड़ी सुगमता से बीने जा सकते हैं। पर उस निष्कलुष चेहरे के भोलेपन में किसी ठगी का फरेब नहीं था। काठगोदाम आया तो हम दोनों वेटिंग रूम की ओर लपकी। दोनों पहाड़ी कंठ चाय की चाहत से व्याकुल हुए जा रहे थे। बैरर को चाय लाने के लिए कह निम्मी आराम कुर्सी पर लट गई। थोड़ी देर सुस्ता कर चल देंगे, एक टैक्सी ही कर ली जाए। क्यों, एकांत में बतियाते चलेंगे, उसने कहा। एकांत में वह मुझसे किसकी कुशल पूछना चाहती है, मैं समझ गई। और तभी मुझे लगा मुंह बाए खड़ी खंदक को शायद वह अज्ञानवश नहीं देख पाई, या फिर देखकर भी अनदेखी कर रही है। उसका यह अदम्य उत्साह
बिछुड़ी जन्मभूमि से मिलने की ललक क्या मामा की पुत्री के विवाह तक ताजी रह पाएगी? बैरर को टिप देकर उसने बटुआ खोल नन्हे रुमाल से होंठ पोंछे, फिर चाय से घुल गई लालिमा को लिपस्टिक की गाढ़ी रेखा से आरक्त किया। वह सदा ही किसी कुशल चितेरे की भांति अपने क्यूपिड अधरों को रंगती थी। क्यों, अब चला जाए? वह उठ गई। निम्मी, मैंने उस नर्मदिल डॉक्टर की भांति भूमिका बांधी जो मृत्यु द्वार पर खड़े अपने मरीज को मृत्यु की संभावना से परिचित कराता है। हो सकता है दो सासी हंसी मरीज मुस्कुराकर कह दे, जानती हूं जी, मुझे मरना है, पर मृत्यु से भय। मैंने गला खंखारा, कैसे आरंभ करूं? पर इसी बीच निम्मी ने बातों का उलझा तागा सुलझा सूत्र मेरे हाथों में स्वयं पकड़ा दिया। इतना अच्छा लग रहा है, जी में आ रहा है पंख लगाकर अल्मोड़ा की ओर उड़ चलूं। जिस मीना की छठी की पूड़ियां भी नहीं खाई थी उसी के विवाह भोज में जा रही हूं। पर मामी की अक्ल तो देख, यह लिखा ही नहीं कि विवाह किससे हो रहा है। बस उसने सीढ़ी रख दी थी, अब मुझे पांव साध कर नीचे उतरना था। जानती है किससे हो रही है? सुरेश के लड़के से, मैं एक ही सांस में कह गई। निम्मी कुर्सी पकड़कर पीसा के मीनार की एक ओर को ढहने लगी तो मुझे लगा वह गिर पड़ेगी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, पर दूसरे ही क्षण उसके सहसा भिज गए होंठ स्वगत बुदबुदाने लगे। यह तो छोटी मामी का सरासर अन्याय है, कम से कम यह तो लिख ही देती। उन्होंने कैसे सोच लिया कि मैं इस विवाह में न आ सकूंगी? अनुपस्थित मामी के प्रति उसका उपालंब आंखों में छलक उठा। तुम चल दो, अब मैं आगरा फोर्ट से ही लौट जाऊंगी, यह मामी को दे देना। जब उनका निमंत्रण मिला मैं हांगकांग में थी, वहीं यह साधारण सा उपहार ले लिया था। उसके साधारण उपहार का स्तर देखकर मैं दंग रह गई। मखमली डिबिया में झलमलाते हीरे के कर्णफूल स्वयं अपना मूल्य बता रहे थे। फिर कभी मिलेंगे, उसने हंसकर कहा, पर आंसुओं की चिलमन से झांकती व्यथा की म्लान छाया उसके होठों तक उतर आई थी। उसके दोनों होठ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरे कुछ कहने पर वह टूट पड़ेगी सोच मैंने अपना बटुआ खोल कर्णफूल संभाले और चलने को मुड़ी। एक उपहार तो रह ही गया, उसने कहा, इसे सुरेश को दे देना, अपने बेटे की बहू को पहना देगा। देखते ही देखते उसने नीलम की अंगूठी उतारकर मुझे थमा दी। इसे रहने देना, मैंने डरते डरते कहा। किसके लिए रहने दूं? आंसू की दो बड़ी बड़ी बूंदें कोर से नीचे ढुलक गई। उसने उन्हें पोंछने का कोई प्रयत्न नहीं किया। आज तक जिसके लिए मूर्खतावश इसे पहनती रही, वह मेरे अज्ञान से अंधी कल्पना दृष्टि में अभी भी मेरे लिए कुंवारा बैठा था। आज अचानक वही अपने बेटे की बारात सजाकर चल दिया, तो अब किसके लिए पहनूं? मेरी बस चली तो वह देर तक रुमाल हिलाती खड़ी रही। काश आज सुरेश उसे देख पाता। सिर से पैर तक कहीं तो कुछ बदली होती, पर कहाँ देखेगा अब उसे। कल तक वह न जाने किस विदेश के आकाश की गगनचारिणी बन जाएगी। घर पहुंचते ही मैंने मौसी को उसका उपहार थमा दिया। वर्षों से बिछड़ी द्वार तक आकर लौट गई भांजी की स्मृति में मौसी ने एक दो आंसू बहाए, फिर घर के पुराने सुनार से हीरे जचवाने चली गई। असली है या नकली? अंगूठी मैंने नहीं दी। विवाह के उल्लास उदधि में पूरा घर डूबा था। सजे शामियाने के नीचे बैठे अतिथियों का गुरखा बैंड लुभावनी लोक धुनों से मनोरंजन कर रहा था। रंगीन बत्तियों के लट्टुओं की नीली पीली रोशनी में चमकते सुरेश को उसके समधी ने न जाने किस रसिकता की फुलझड़ी से गुदगुदा दिया था। खूब हंस रहा था वह। उसका युवा पुत्र काली शेरवानी में चमकता दमकता
बार बार इधर उधर आंखें घुमाता किसी को ठीक वैसे ही ढूंढ रहा था जैसे 24 वर्ष पूर्व उसका पिता अपनी सगाई के दिन किसी को ढूंढ रहा था। पर सुरेश कितना बदल गया था। चेहरे पर सुख संतोष की लाली थी, आंखों में प्रभुता का मत था और सुखी संपन्न गृहस्थी का विज्ञापन देने छोटी सी तोंद भी निकल आई थी। उस उल्लास की गोधूली को मैं दीन ही मुद्रिका डारी कर किस दुस्साहस से म्लान करती। अंगूठी मैंने बटुए में रख ली। दूसरे दिन विदा होने लगी तो भीड़ में जाकर अवगुंठनवती नववधू की पसीने से तर उंगली में चटपट अंगूठी पहना मैं तीर से निकल फिर भीड़ में घुल मिल गई। मेरा काम पूरा हो गया था। जिसे देनी थी उसे तो नहीं दे सकी, पर जिसे पहनाए जाने की निम्मी ने इच्छा प्रकट की थी उसकी उंगली तक तो पहुंचा ही दी। घूंघट से दबी मीनी जान भी नहीं पाई होगी कि अंगूठी उसे कौन पहना गया। अपनी सूझबूझ, फुर्ती और चातुर्य पर मुझे गर्व भी हुआ। अपने बेटे की बहू की उंगली में उस अंगूठी को एक ना एक दिन वह देख ही लेगा, जिसे दिखाकर सालने के लिए ही वह उपहार दिया गया था। इतना मैं दावे के साथ कहती हूँ कि एक बार पहनने पर शायद संसार की कोई भी स्त्री उस सुंदर चौकोर नीलम को अपनी उंगली से स्वेच्छा से विलग नहीं होने देगी। पर काल मत्स्य के गर्भ से निकली और अपनी विप्र लब्धा नायिका की लौटाई गई उस नीलांगुरिये को क्या इस युग का दुष्यंत पहचान पाएगा?